हेलो स्टूडेंट्स, कंपनी लॉ की आज की क्लास में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। काइंड्स ऑफ मीटिंग्स, कंपनी के बैठके या कंपनी के अधिवेशनों के बारे में। इसमें कंपनी के बैठके कितने प्रकार की होती है, एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है, मीटिंग्स के रिगार्डिंग जो आपकी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, लाइक जैसे नोटिस के बारे में, नोटिस कैसे इशू किया जाता है, क्या क्या स्टेटमेंट्स नोटिस के साथ में होने चाहिए, कब इशू किया जाएगा, किन को इशू किया जाएगा, या फिर एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग क्या होती है, क्या ट्रिब्यूनल भी मीटिंग्स को बुला सकता है, क्या उसके पास क्या पावर्स होती है, इसके रिगार्डिंग। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मीटिंग से लेकर आपसे जिन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज हम हमारी मीटिंग्स का फर्स्ट लेक्चर, जिसके लिए हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में। सबसे पहले तो काइंड्स ऑफ मीटिंग पढ़ाने से पहले आपको ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि पहले जब कंपनी अधिनियम 1956 चलन में था, तब उस समय स्टैट्यूटरी मीटिंग यानी कि कानूनी जो अधिवेशन है उसके बारे में भी प्रोविजन था। अब कंपनी अधिनियम 2013 आने के बाद स्टैट्यूटरी मीटिंग का प्रोविजंस को हटा दिया गया है। ठीक है, अब कंपनी अधिनियम में एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में बात की जाती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शन 96 की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 96 बात करता है एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में। शॉर्ट में हम इसे एजीएम कह सकते हैं, वार्षिक साधारण सभा। ठीक है, अब वार्षिक साधारण सभा क्या होती है जानने से पहले तो हम इसके वर्डली मीनिंग को जानिए कि भाई ये सभा, बैठक या अधिवेशन या ये मीटिंग होता क्या है। ठीक है, देखिए मीटिंग जो होती है वो होती है जहाँ पर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति, मतलब अगर हम कंपनी के कंटेक्स्ट में देखें तो दो या दो से ज्यादा व्यक्ति जहाँ बैठकर कंपनी के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिस्कशन कर रहे हैं, कंपनी के बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो कंपनी की दृष्टि से क्या कहलाएगी, मीटिंग कहलाएगी। तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, कंपनी के मेंबर्स की मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, जिसमें वो कंपनी का जो अलग अलग पर्पजेज है, लाइक कंपनी के ऑर्डिनरी बिजनेस के बारे में, कंपनी के स्पेशल बिजनेस के बारे में, इनके रिगार्डिंग वो उसमें चर्चाएं करते हैं। ठीक है, तो आइए फर्स्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग की हम बात करते हैं, वो है एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम या वार्षिक साधारण सभा। वार्षिक साधारण सभा वो सभा है जो कंपनी के प्रत्येक वर्ष कंपनी को बुलानी अनिवार्य होती है। कंपनी एवरी ईयर, हर साल एक बार एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, उसके लिए जैसा मैंने यहाँ पॉइंट्स में लिख दिया है, फर्स्ट एजीएम करवाएगी, जो एक एजीएम मतलब वन एजीएम उसके लिए करवाना कंपलसरी होगा इन ईयर। कंपनी प्रत्येक वर्ष एक एजीएम कंडक्ट करवाएगी, एक वार्षिक साधारण सभा का गठन अवश्य होगा। सेकंड बात करते हैं हम लोग कि दो वार्षिक साधारण सभाओं में, चूंकि कंपनी को हर साल वार्षिक साधारण सभा करवानी है, एजीएम करवानी है, तो दो एजीएम्स में कितना गैप होना चाहिए, तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि सेक्शन 96 कहता है दो एजीएम्स में 15 मंथ्स से ज्यादा का, मतलब नॉट मोर देन 15 मंथ्स, कम से कम मतलब 15 महीने का अंतर होना चाहिए। जब दो वार्षिक साधारण सभा हो उनके बीच में 15 महीने का, अधिकतम 15 महीने का गैप होना चाहिए, इससे ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। फिर बात आती है गैप, ये फर्स्ट एजीएम की। यदि मान लीजिए कंपनी नई है और कंपनी को अपनी फर्स्ट एजीएम करवानी है, प्रथम वार्षिक साधारण सभा कंडक्ट करवानी है, तो वो कब करवाएगी, तो उसके लिए बताते हैं हमें, उसके लिए कंपनी अधिनियम बताता है कि कंपनी को अगर अपनी फर्स्ट एजीएम करवानी है तो वो फर्स्ट एजीएम होगी आफ्टर क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर विद इन 9 मंथ्स। मतलब कंपनी अपने फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के बाद में, आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कंपनी 9 महीने के भीतर अपनी फर्स्ट एजीएम कंडक्ट करवा लेगी। मींस कंपनी का जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के तुरंत बाद ही कंपनी 9 महीने के अंदर अपना फर्स्ट एजीएम कंडक्ट करवाएगी। और उसके अलावा अन्य बाद में आने वाले सालों में दूसरी जो एजीएम्स होगी वो कब कंडक्ट होगी, तो उसके लिए भी ये प्रोविजन है कि आफ्टर क्लोजिंग और एंडिंग, वही चीज कि आफ्टर एंडिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर विद इन 6 मंथ्स। इसके लिए ये समझना जरूरी है
कि कंपनी अपनी पहली जो वार्षिक साधारण सभा होगी, फर्स्ट एजीएम तो कंडक्ट करवाएगी जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है, एंड हो जाता है, उसके 9 महीने के अंदर अंदर। और इसके बाद अगली जो एनुअल जनरल मीटिंग्स होगी आने वाले वर्षों में, वो हर वर्ष कब होगी, फाइनेंशियल ईयर वो ही क्लोज होने के विदिन 6 मंथ्स होगी। ठीक है, यहाँ ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है फर्स्ट एजीएम के अलावा जो अदर एनुअल जनरल मीटिंग्स है, ये जो टाइम है एनुअल जनरल मीटिंग का, ये 6 महीने का समय रजिस्ट्रार के द्वारा एक्सीड किया जा सकता है 3 माह तक। ठीक है ना, अगर रजिस्ट्रार चाहे तो 3 महीने और इसको बढ़ा सकता है, 3 महीने से ज्यादा नहीं। क्लियर? तो ये दोनों के बारे में हो गया। फिर बात आती है एनुअल जनरल मीटिंग के टाइम की, कि एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने का समय क्या होगा। तो एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने का टाइम होगा बिजनेस आवर्स में, मतलब अपने बिजनेस आवर्स में कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग बुला सकती है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का समय बिजनेस आवर्स का टाइम होता है, उस बीच में कंपनी अपनी मीटिंग बुला सकती है। फिर बात आती है डे की कि किस दिन बुलाई जाएगी। तो स्टूडेंट्स नेशनल हॉलीडे को छोड़कर कंपनी अपनी वार्षिक साधारण सभा किसी भी दिन बुला सकती है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कंपनीज को, जो इसको भी वो चाहे, कंपनीज को टाइम एंड डे से संबंधित जो प्रोविजंस है इनमें किसी प्रकार की छूट प्रदान कर सकती है। ठीक है, फिर बात आती है प्लेस की कि किस स्थान पर एजीएम बुलाई जाएगी। तो यदि वहां बुलाई जाएगी जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, और अगर मान लीजिए कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो बुलाई जाएगी जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, या फिर जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है। ठीक है, ये हुआ उसका प्लेस के बारे में, और छूट दी जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो। ठीक है, तो ये हुई हमारी सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग के बारे में, वार्षिक साधारण सभा से रिलेटेड कुछ प्रोविजन जिनके बारे में कंपनी अधिनियम 2013 का सेक्शन 96 प्रोविजन करता है। अब बात करते हैं हम सेक्शन 97 की। सेक्शन 97 बात करता है पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एनुअल जनरल मीटिंग। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ पर क्या बता रहा है, ट्रिब्यूनल की पावर बता रहा है, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की पावर बता रहा है कि कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी जो है एनुअल जनरल मीटिंग बुला सकता है या बुलाने के निर्देश दे सकता है। किन परिस्थितियों में, मान लीजिए जब कंपनी सेक्शन 96 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एनुअल जनरल बुलाने से मना कर देती है, एनुअल जनरल मीटिंग अरेंज नहीं कर पाती है किसी भी रीजन से, तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल में अगर मान लीजिए कंपनी का कोई भी मेंबर एप्लीकेशन दे देता है, तो वहां पर ट्रिब्यूनल या तो कंपनी को डायरेक्शन दे देती है कि आप जो है एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाइए, या फिर ट्रिब्यूनल खुद एनुअल जनरल मीटिंग बुलाती है। तो एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने का ट्रिब्यूनल का पावर कहाँ है, सेक्शन 97 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए ट्रिब्यूनल द्वारा बुलाई जाने वाली इस एजीएम में अगर एक मेंबर या एक प्रॉक्सी भी प्रेजेंट होता है, तो ये मीटिंग जो है वो मतलब ये मीटिंग जो है वो कंडक्ट मान ली जाती है। ठीक है ना, कि ये बहुत अच्छे तरीके से हैंड आउट हो चुकी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस एनुअल जनरल मीटिंग में जो कि ट्रिब्यूनल बुला रहा है कोई एक मेंबर भी होता है या फिर कोई एक प्रॉक्सी भी होता है, तो भी जो मीटिंग है वो मतलब मान ली जाती है कि हाँ ये हमारी एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट हो चुकी है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग सेक्शन 100 की। सेक्शन 100 बात करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में, जिसे हम ईजीएम कहते हैं। सबसे पहले तो हम इसके पर्पस को जान ले। जैसे हमने बात करी कि वार्षिक साधारण सभा, वार्षिक साधारण सभा कंपनी कितने बार बुलाती है, साल में 1 बार। अब मान लीजिए कि साल के बीच में कोई ऐसा टॉपिक हो गया, कोई ऐसा मैटर अराइज हो गया जिस पर कंपनी को मीटिंग बुलानी है, तो कंपनी क्या करेगी भाई, क्योंकि एजीएम तो वो केवल 1 बार बुला सकती है। इस समस्या को दूर करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का कंसेप्ट है। ठीक है, यानी कि जब भी कंपनी को जरूरत होगी, कभी भी कोई ऐसा कोई टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर डिस्कशन करने के लिए, जिसके लिए रिजोल्यूशन पास करना जरूरी है, उसके लिए अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर के लिए अगर आप वापस मीटिंग बुलाना चाहते हैं, तो उस मीटिंग को क्या कहेंगे हम लोग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये मीटिंग कौन सी होगी, जो एजीएम के अलावा होगी, अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग्स। ठीक है, तो अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग वाली मीटिंग कौन सी होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसके बारे में सेक्शन 100 प्रोविजन करता है। सेक्शन 100 में ये 4 लोग बता रखे हैं। देखिए अब इस ईजीएम को कौन बुला सकता है, वो मैंने यहाँ 4 लिख दिए, 4 लोग बुला सकते हैं।
पहला बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ईजीएम किसके द्वारा बुलाई जा सकती है? सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि इस फला टॉपिक के ऊपर हमको तुरंत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करनी है, तो वो नोटिस दे देता है और बता देता है कि भैया ये वाली मीटिंग इस टॉपिक पर करवाई जानी है, इस दिन करवाई जानी है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा भी ईजीएम बुलवाई जा सकती है। फिर बात करते हैं हम बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन रिक्वेजिशन। रिक्वेजिशन देने पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, मतलब अभ्यावेदन देने पर या आवेदन देने पर कौन बुलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बुलाई तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जाएगी, लेकिन अभ्यावेदन देने के ऊपर, रिक्वेजिशन करने पर। अब देखिए ये रिक्वेजिशन कौन करेगा, ये आवेदन कौन करेगा कंपनी में कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाए? कौन है इसके लिए सक्षम? तो देखिए अगर कंपनी कैसी कंपनी है जिसके पास शेयर कैपिटल है, तो वहां के 110 मेंबर्स जिनके पास, सॉरी, वहां के ऐसे मेंबर्स जिनके पास 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल हो, 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल हो या फिर इससे ज्यादा हो और मोर देन। मतलब कहने का मतलब ये है अगर कंपनी ऐसी कंपनी है जिसके पास शेयर कैपिटल है, तो उसके इतने मेंबर्स अभ्यावेदन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी से जिनके पास कंपनी की टोटल पेड अप शेयर कैपिटल का 1/10 पार्ट या उससे ज्यादा हो। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जहां पर कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है ना, जहां पर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है वहां पर उतने मेंबर्स जिनके पास कंपनी का 1/10 वोटिंग राइट्स या उससे ज्यादा है प्लस मोर, ठीक है। इतने जहां पर कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है वहां पर कंपनी के उतने मेंबर्स जिनके पास 1/10 वोटिंग राइट्स है या उससे ज्यादा है, वो कंपनी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। समझ में आ गई दोनों बातें? क्या पहली बात, जहां कौन कर सकता है कंपनी से रिक्वेस्ट? जहां किसी कंपनी की शेयर कैपिटल हो, वहां पर उतने मेंबर्स जिनके पास कंपनी के 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल हो या उससे ज्यादा हो। जहां कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है, कंपनी शेयर कैपिटल वाली नहीं है, वहां पर उतने मेंबर्स जिनके पास 1/10 वोटिंग राइट्स हो या उससे ज्यादा हो, ठीक है। तो इस तरह से ये मेंबर्स यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? फिर इसके बाद में इनके रिक्वेस्ट करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मीटिंग बुलानी होगी। फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, बाय रिक्वेशनिस्ट। वो आवेदन करता जिन्होंने यहाँ आवेदन करा था वो खुद भी मीटिंग बुला सकते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं। किन कंडीशंस में वो खुद मीटिंग्स बुला सकते हैं? देखिए तो यहाँ पर सेक्शन 100 में ये कहता है, जैसे ही जिस दिन आपने आवेदन करा, यदि उस दिन से आपने यहाँ फर्स्ट डे आपने यहाँ ये जो मेंबर्स हैं इन्होंने रिक्वेस्ट करी कंपनी से, और फर्स्ट डे से विदिन 21 डेज 21 दिन के भीतर कंपनी को प्रोसीड करना शुरू कर देना है। यानी कि कंपनी को प्रोसीजर शुरू कर देना है कि मीटिंग बुलाने के बारे में, अरेंजमेंट वगैरह, तैयारियां वगैरह शुरू कर देनी है, और फर्स्ट डे से 45 डेज के अंदर कंपनी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला लेनी है, कंडक्ट कर लेनी है, ठीक है। फिर भी अगर कंपनी जिस दिन आवेदन करा है उस दिन से 45 दिन के भीतर यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग अरेंज नहीं करवाती है, कंडक्ट नहीं करवाती है, तो उस स्थिति में विदिन 3 मंथ्स, ये 3 महीने का समय कहाँ से शुरू होगा बेटा? ये शुरू से होगा फर्स्ट डे से, ठीक है ना। तो जिस दिन आवेदन करा था उस दिन से 45 दिन के अंदर तो कंपनी बुला ले। अगर कंपनी नहीं बुलाती है तो जिस दिन आवेदन करा था उस दिन से 3 महीने समाप्त होने से पहले ये जो रिक्वेशनिस्ट है ये खुद मीटिंग बुला सकते हैं, और खुद मीटिंग बुलाएंगे, प्लस उस मीटिंग के जो एक्सपेंसेस होंगे वो एक्सपेंसेस किससे लेंगे? वो कंपनी से ले सकते हैं, ये उनका राइट हुआ। एक बार मैं दोबारा आपको इस टॉपिक के बारे में बता देती हूँ। ये कह रहा है रिक्वेशनिस्ट खुद कब मीटिंग बुला सकते हैं। तो भाई ये क्या है, हमने जैसे यहाँ पे पढ़ा था कि आवेदन कौन करेगा, तो ये लोग कंपनी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुलाइए इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, ठीक है। अब मान लीजिए कंपनी का क्या दायित्व बन जाता है कि जिस दिन आवेदन करा उस दिन से 21 दिन के तक भीतर तो कंपनी प्रोसीड शुरू कर दे सब कुछ करना मीटिंग के बारे में। अब कंपनी ने, और उसके बाद जिस दिन आवेदन करा उस दिन से 45 दिन के अंदर कंपनी मीटिंग कंडक्ट करवा दी। अब अगर कंपनी ने ऐसा नहीं किया, कंपनी ने
रिक्वेस्ट करने के बाद भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग कंडक्ट नहीं करवाई, तो वहाँ पर ये जो आपके रिक्वेस्ट है, ये फर्स्ट डे से जिस दिन इन्होंने आवेदन करा था 45 दिन यहाँ खत्म हो गए, और अब इस फर्स्ट डे को ये पूरे डेज गिनते हुए 3 महीने के भीतर भीतर खुद ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग कंडक्ट करवाएंगे, और उसका सारा जो खर्चा होगा, जो एक्सपेंसेस होंगे, वो कंपनी देने के लिए लायबल होगी, वो कंपनी से प्राप्त कर सकते। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बाय ट्रिब्यूनल की। ट्रिब्यूनल भी बुला सकता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, सेक्शन 98। जैसे मैंने यहाँ नीचे भी इसका लिखा है अलग से, इसको हम दोनों को एक साथ ही स्टडी कर लेते हैं। देखिए, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा कौन सी मीटिंग हो गई? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने का ट्रिब्यूनल की पावर, जैसे हमने 97 में पढ़ा था, तो ट्रिब्यूनल की कौन सी पावर थी? एजीएम बुलाने की थी, और यहाँ पर ट्रिब्यूनल की कौन सी पावर है? अदर देन एजीएम। ठीक है ना, एनुअल जनरल मीटिंग के अतिरिक्त जो मीटिंग्स है उनको बुलाना, यानी कि ईजीएम को बुलाना। तो सेक्शन 98 पावर देता है ट्रिब्यूनल को कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा सकती है। अब साहब, इन मेंबर्स में से किसी एक ने आवेदन दिया, या ट्रिब्यूनल सुमोटो से भी कंपनी को निर्देश दे सकती है कि कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कंडक्ट करवाए, या फिर खुद भी ट्रिब्यूनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कंडक्ट करवा सकता है। और यहाँ पर भी अगर मान लीजिए इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग में जो ट्रिब्यूनल ने कंडक्ट करवाई है, इसमें अगर एक मेंबर या एक प्रॉक्सी भी आता है, तो वो भी मीटिंग जो है प्रॉपरली कंडक्ट मानी जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पनिशमेंट या पेनल्टी के बारे में। कंपनी अगर सेक्शन 96, 97, 98, सेक्शन 98 क्या 99 क्या कहता है? कंपनी अगर ये उपरोक्त दिए गए जो सेक्शंस है आपके, ठीक है, इनके अंदर दी गई बात को, जो भी आप बताई गई है, इनके अंतर्गत दी गई किसी बात का उल्लंघन करती है, ठीक है, ट्रिब्यूनल की डायरेक्शंस की उपेक्षा करती है, उनको फॉलो नहीं करती है, ठीक है, सेक्शंस के प्रोविजंस का उल्लंघन करती है, तो ऐसी कंडीशन में जो अथॉरिटी है, जो प्रत्येक वो व्यक्ति, कंपनी का हर वो व्यक्ति जो लायबल है, जिसने इन प्रोविजंस का उल्लंघन किया है, उन लोगों को पनिशमेंट, उन लोगों पर पेनल्टी लगा सकती है अप टू 1 लाख रुपीज, अप टू 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए तक प्रत्येक वो व्यक्ति दायित्वाधीन होगा जो कि जिसने की इन प्रोविजंस का उल्लंघन किया है। प्लस इसके अलावा यदि मान लीजिए ये डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है, व्हेन डिफॉल्ट कंटिन्यूज, अगर डिफॉल्ट जो है आपका कंटिन्यू रहता है, तो हर दिन के लिए 5000 रुपए, मतलब प्रत्येक दिन 5000 रुपीज पर डे, जब तक फॉल्ट जारी रहता है तब तक पेनल्टी लगाई जा सकती है। क्लियर हो गई बात? सेक्शन 99 पनिशमेंट के बारे में बात करता है, जो क्या कह रहा है? प्रत्येक वो व्यक्ति जिसने इन प्रोविजंस का उल्लंघन करा है, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया है, तो वहां पर 1 लाख रुपए तक वो पेनल्टी लगा सकता है। प्लस उसके अलावा अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है तो 5000 रुपीज पर डे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात करी सेक्शन 96 से लेकर 100 तक, जिसमें हमने कंपनी की मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में पढ़ा। अब हम हमारी अगली क्लास में मीटिंग्स के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उन पर चर्चा करेंगे। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।